नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। कि अनुच्छेद 27 के तहत किसी भी प्रकार का धार्मिक टैक्स नहीं लगा सकते। क्या नहीं कर सकते? किसी भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लगा सकते हैं। पर क्या शुल्क लगा सकते हैं? फीस ले सकते हैं? हाँ सर, फीस ले सकते हैं। आर्टिकल 28 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 28 की बात करें तो ये कहता है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के संदर्भ में होने के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 कहता है कि आप किसी भी प्रकार के धार्मिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धार्मिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ साथ आपको धार्मिक उपासना की भी स्वतंत्रता है। धार्मिक उपासना का भी अधिकार है। प्रकार की धार्मिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। धार्मिक उपासना का भी अधिकार है। किसी भी सारे हिंदू धर्म में ट्रस्ट चलते हैं, मुस्लिम धर्म में ट्रस्ट चलते हैं, सिख धर्म में ट्रस्ट चलते हैं, लंगर की व्यवस्था होती है, धार्मिक स्कूल बनते हैं, विद्यालय बनते हैं, गुरुकुल बनते हैं, तो वहां पर आर्टिकल 28 के तहत आप क्या कर सकते हैं? उनका प्रबंधन वगैरह भी कर सकते हैं। आर्टिकल 28 आपको ये कहता है कि धार्मिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना करिए और साथ साथ धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता। क्या है दोस्तों? धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता। नोट कर लिया? चलिए, उपासना मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षण संस्थानों में किस तरह की उपासना की जाएगी। जैसे मान के चलो आप किसी स्कूल जाते हो, विद्यालय जा रहे हो। क्या जा रहे हो? विद्यालय जा रहे हो, ठीक है। अब वहां पर प्रार्थना होती कि नहीं होती? होती है। क्रिश्चियन स्कूल में ईसा मसीहा की प्रार्थना होती है। तो अब दोस्तों डिटेल की अगर मैं बात करूं तो किसी भी स्कूल में जो प्रार्थना करवाई जा रही है, क्या करवाई जा रही है? प्रार्थना करवाई जा रही है, तो वो प्रार्थना उस बच्चे के माता पिता की अनुमति के बिना नहीं करवा सकते, है ना। उस बच्चे के माता पिता की अनुमति के बिना नहीं करवा सकते हैं। ये भी एक बात है, इंपॉर्टेंट है। उसमें बच्चे के माता पिता की अनुमति चाहिए। क्या चाहिए? बच्चे के माता पिता की अनुमति चाहिए। ठीक। तो आर्टिकल 28 में केवल दो चीजें ध्यान रखना है। पहला, धार्मिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना और धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता। क्या? धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता। उपासना मतलब होता है कि हमारे पूजा स्थल कैसे हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 और 30 के बारे में। किसके बारे में? 29 और 30। 29 और 30 दोस्तों, ये आर्टिकल आपके अल्पसंख्यक के लिए। किसके लिए? सांस्कृतिक और शिक्षण संस्कृति की बात कर रहे हैं। संस्कृति और शिक्षण संबंधी किसकी? अल्पसंख्यक हितों के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। किसके बारे में? अल्पसंख्यक हितों के बारे में। तो 29 और 30 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 29 दोस्तों कहता है अल्पसंख्यक हितों के बारे में। किसके बारे में बताता है? अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बताता है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है? अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? जिसकी जनसंख्या कम हो। जिसकी जनसंख्या कम हो तो उसे अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि भाई अल्पसंख्यक के हितों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? अल्पसंख्यकों के हितों में बताया गया है आर्टिकल 29। तो अल्पसंख्यकों के कौन से हितों का संरक्षण करेंगे? तो आइए बात करते हैं अल्पसंख्यकों के हित। तो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। जो उनकी भाषा है, जो उनकी लिपि और उनकी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार आर्टिकल 29 आपको प्रदान करता है। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार आर्टिकल 29 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 30 के बारे में। ये करना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को सुनिश्चित करना।
बहुत सारे आप लोगों ने दोस्तों ट्रस्ट देखे होंगे, एनजीओ वगैरह देखे होंगे, जैसे बहुत सारे जैन धर्म के सबसे ज्यादा काम करते हैं जैन धर्म, है ना। बाकी तो लोग करते ही करते हैं, पर सबसे बेहतर अगर कोई काम कर रहा है वो जैन धर्म के लोग करते हैं, क्योंकि जैन धर्म के लोगों को पता है कि सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। अगर हम शिक्षा में काम करेंगे तो हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र विकसित होगा। जैन धर्म के लोगों को देखिए, उन्होंने अपने ट्रस्ट स्थापित कर रखे हैं जहां पर वो अपने बच्चों को पीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, आईएएस, कांस्टेबल, रेलवे सबकी तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? सबकी तैयारी कर रहे हैं। 29 और 30, 28 और 29 किसके लिए है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। ये दोनों आर्टिकल केवल अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। आपको ये 28 में भी सेम देखने को मिल रहा होगा कि सर 28 में भी तो सेम यही है, वो है धार्मिक शिक्षण संस्थान, है ना। वैसा यही तो होता है ना एग्जाम में, खेला। 28 किसकी बात कर रही? धार्मिक शिक्षण संस्थानों की बात कर रहा है। और ये किसकी बात कर रहा है? ये केवल शिक्षण संस्थानों की बात कर रहा है। किसकी? ये बात कर रहा है केवल अल्पसंख्यक। 29 और 30 किसकी बात कर रहा है? अल्पसंख्यक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अल्पसंख्यक वर्गों की बात कर रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग किसे कहा जाता है? जिसकी जनसंख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। भारत में अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम समुदाय, जैन समुदाय, ईसाई समुदाय, सिख समुदाय, यहूदी समुदाय। जैन धर्म को देखिएगा, कभी लोग दोस्तों क्या करते हैं, अपने शिक्षण संस्थान के लिए ट्रस्ट बनाते हैं कि भैया ये हमारी शिक्षण संस्थान है जहां पर हम जैन धर्म के बच्चों को ही शिक्षा देंगे। किसको शिक्षा देंगे? जैन धर्म के बच्चों को ही शिक्षा देंगे। ये इनका मेन क्या होता है? उद्देश्य होता है। क्या होता है? जैन धर्म के बच्चों को ही हम शिक्षा देने का काम करेंगे। क्या करेंगे? जैन धर्म के बच्चों को ही शिक्षा देने का काम करेंगे। क्या करेंगे? अपने बच्चों को ही शिक्षण संस्थान में प्रवेश देंगे और उनको अधिकार प्रदान करेंगे। अनुच्छेद 31 में लिखा था संपत्ति। क्या लिखा था? संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया है? वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। तो आर्टिकल 31 क्या है? यह समाप्त कर दिया गया है। कब समाप्त कर दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ है? 1978 में हुआ है, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। तो आर्टिकल 31 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें संपत्ति के अधिकार को रिमूव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 32 क्या कहता है ना। बहुत कुछ बातें कर रहा है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या है? आर्टिकल 32 में दोस्तों रिट संबंधी अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? रिट संबंधी अधिकारों का वर्णन है। क्या दिया गया है? रिट दिया गया है। कितने प्रकार की रिट है? आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट है। कितने प्रकार की रिट है? 5 प्रकार की रिट दी गई है। 5 प्रकार की रिट का उल्लेख है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट का उल्लेख है। आर्टिकल 32 की हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। हृदय और आत्मा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि भैया इसमें एक चीज लिखी है। क्या लिखी है? इसमें लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या लिखा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। क्या कहा है? हृदय और आत्मा कहा है। इसमें कितने प्रकार की रिट दी गई है? 5 प्रकार की रिट दी गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट। संवैधानिक उपचारों के तहत अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिट है? तो अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट है। कितने प्रकार की रिट है? 5 प्रकार की रिट है। कौन कौन सी है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। तीसरा है अधिकार परीक्षा।
चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है प्रतिषेध। रिट मतलब होता है अधिकार, कि इन आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट दी गई हैं। रिट में 5 प्रकार की रिट है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। रिट मतलब है अधिकार, जिस अधिकार के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत कहा? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं बाबा। आइए बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य होता है कि न्यायालय के सामने सशरीर उपस्थित करना, न्यायालय के सामने सशरीर उपस्थित करना। मान के चलो आपकी दोस्तों गिरफ्तारी हो गई, ठीक है, पुलिस वाले आपको उठा कर ले गए। कहाँ उठा कर ले गए? जेल उठा कर ले गए, और पता ही नहीं कहाँ उठा के ले गए, पता ही नहीं रहे। आपके पिताजी स्टेशन गए और आपने कहा कि भाई आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस वाले बताने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गए और आपने कहा कि भाई मेरे बच्चे को उठा लिया गया है और कुछ पुलिस वाले आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा। क्या जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा और कहेगा कि एक काम करो, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है मेरे सामने उपस्थित करो। पुलिस वालों को न्यायालय के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने आप जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसको उपस्थित करना पड़ेगा। कैसे? सशरीर, पूरी बॉडी के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा। फिर न्यायालय पूछेगा पुलिस वालों से कि बताओ इसको क्यों गिरफ्तार किया है, कारण क्या है। किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया है तो कारण जानने का अधिकार है कि भाई क्यों गिरफ्तार किया है। फर्जी गिरफ्तारी तो नहीं है कि जानबूझकर फंसा रहे हो। तो पुलिस वाले बताएंगे कि इसने ऐसा जुर्म किया इसलिए इसको गिरफ्तार किए हैं, किसी का रेप किया है, दहेज हिंसा वगैरह वगैरह। और अगर फर्जी गिरफ्तारी हो गई होगी तो उस व्यक्ति को छोड़ देंगे। इसको क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। मतलब न्यायालय के सामने सशरीर उपस्थित होना। कौन जारी करता है? न्यायालय जारी करता है। कौन जारी करता है? न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। भाई आपको उठा के पुलिस वाले जेल में डाल देंगे तो कौन से आर्टिकल का हनन होगा? आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है? तो आर्टिकल 32 के तहत आपके पिताजी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, एक बच्चे। फिर दूसरा अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, अधिकार। कहीं पे मान लो कोई अपराध हो गया, ठीक है, और तुम पुलिस वालों की फर्जी वर्दी धारण करके पहुंच गए हैं? क्या हो गया? पुलिस वालों की फर्जी वर्दी धारण करके क्या हो गए? चले गए। अब आपने बोला कि आज अपुन ही पूरा केस क्या करेगा? सॉल्व करेगा। हाँ, आपसे लोगों ने पूछा कि भाई आप कौन? तो आपने कहा कि मैं भले आप चपरासी हो, बता रहे हो डीएसपी हूं मैं। लोग आपको डर जाएंगे। भौकाल मचा दिए भाई आपने। क्या हो गया? भौकाल मचा दिया। डीएसपी एसपी की वर्दी, भैया 3 स्टार लगा के फर्जी बंदूक लेके पहुंच गए। अच्छा, एकदम देखा होगा ना बहुत सारे लोग फर्जी अधिकार पे। अच्छा, कि ये भाई जो तुम काम कर रहे हो किस अधिकार से कर रहे हो? हाँ, तो किसी भी कार्य को करने की वैधानिकता का होना। वैधानिकता का होना। सर वैधानिकता का तात्पर्य क्या है? कि पता चले कि तुम टीसी बन गए हैं। क्या बन गए? टीसी। अभी एक लड़की का वीडियो वायरल नहीं हुआ था? फर्जी टीसी बन गई थी। टीसी सबसे टिकट मांग रही थी कि टिकट दिखाइए, टिकट। अब मान के चलो क्या है, आप ही को फर्जी टीसी बन के एकदम चलेगा, ब्लैक कोट वोट लगा के एकदम, कि अपुन ही आज क्या करेगा? सभी ट्रेन वालों को चेक करेगा जितने ट्रेन में बैठे हैं। पहुंचे, भाई टिकट निकालना, टिकट हैं। एक जन एक महिला आपको पकड़ के बोला रुक जा बता रहा हूँ, फर्जी बना हुआ है। 2-3 झापड़ दिया आपको, ले गया थाने। बोला फर्जी टीसी है। पुलिस वालों ने देख उठाई की आपको, फिर ले गए न्यायालय। न्यायालय बोले गए बताओ ये टीटी की जो वर्दी धारण की कौन दिया है? काला कोट। जो काला कोट पहने हो किसने दिया है? आप कहे वो क्या था ना कि जीवन में कुछ हो ही नहीं पा रहा था, बोले हम यही कर लें, यही बचा था हमारे जीवन काल में बस, है ना। फर्जी टीटी बन गए हैं, ओरिजिनल में तो बन नहीं पाए हैं, है ना। हाँ,
फिर क्या हुआ, कुटाई हुई और क्या, भरपूर तरीके से, है ना, सेवा तो होगी ना, तो सेवा की फिर सेवा हुई, और जब सेवा हुई तो फिर मेवा मिला, तो फिर न्यायालय के पास ले जाकर न्यायालय पूछेगा ये बताओ कि ये टीटी की वर्दी किसने धारण करवाई है तुमको, टीटी की वर्दी किसने धारण करवाई है, बस बताएंगे ना न्यायालय के पास जाकर कि भाई मैंने CBT 1 दिया है, CBT 2 दिया है, फिर ये दिया एग्जाम। तो अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया होगा तो जाकर बताओगे कि भाई मैं ये काम इस अधिकार से कर रहा हूँ, है ना। तो किसी भी कार्य को करने की उसकी वैधानिकता का होना, पता चले आपको काम करने के अधिकार ही नहीं है और काम किए जा रहे हो, हाँ, तो वैधानिकता का होना बहुत जरूरी है। थाने जाओगे, थाने में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसकी वैधानिकता है FIR लिखना पुलिस वाले की, अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से काम कर रहे हो, है ना, अधिकार जानना। न्यायालय आपके अधिकार आपसे जान सकता है, क्या कर सकता है, न्यायालय आपसे आपका अधिकार जान सकता है। अच्छा देखो परमादेश, परमादेश ये इसके बहुत एग्जाम्पल आते हैं परमादेश के, आप लोग आए दिन देखते हो, आए दिन टीवी में बढ़िया है ना, न्यायालय जी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, धैते रहते हैं पुलिस वालों को, है। अच्छा अब ये क्या होता है, अब है परमादेश। परमादेश का तात्पर्य होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। अब जैसे मान के चलो अभी यूपी की एक महिला के साथ ऐसा हुआ, यूपी की महिला एक, उसके साथ रेप हुआ और महिला पहुंची कहाँ, पुलिस स्टेशन। उसने पुलिस वालों से कहा कि मेरी FIR लिख लीजिए, हैं। अब पुलिस वाले चौड़ में चल रहे हैं एकदम, बिल्कुल ना ना हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। महिला 4-5 दिन बेचारी इधर से उधर भटकी, उसका वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था भी। उसने कहा कि मेरे साथ रेप हुआ है तो आप मेरा मेडिकल करा लीजिए। पुलिस वाले मानने को सुनने को तैयार ही नहीं थे, बोले हम नहीं सुनेंगे, ऐसा है वैसा, आप इधर जाइए, ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता। बढ़िया महिला पहुंची न्यायालय, बढ़िया वीडियो बनाई पहली बात तो सबका, अब पहुंच गई न्यायालय, ठीक है। फिर न्यायालय लोग सबको बुलाए, इधर आओ पुलिस वाले जी, तुम्हारे तो ना, तुम सब लोग वीडियो में थे, इधर आओ, बैठो बैठो, हाँ बताओ क्या है भाई, इस लड़की का FIR क्यों नहीं लिखा गया, कारण बताओ, और कारण बताओ क्यों नहीं लिखा है, क्या तुम्हारे क्षेत्राधिकार में केस नहीं आता, सब गलती हो गई, गलती हो गई, सबकी वर्दी उतारो, सबको करो 1 साल के सस्पेंड, करता है ना न्यायालय, देखा होगा वीडियो में, तो जी सर करते, सर जी गलती हो गई है। हम आदेश देते हैं कि इस लड़की की तुरंत FIR लिखी जाए, क्या लिखी जाए, FIR लिखी जाए, प्रॉपर मेडिकल हो और इसे प्रॉपर तरीके से संरक्षण दिया जाए, इसको बोलते हैं परमादेश। हम तुम्हें आदेश देते हैं, तो न्यायालय आदेश देता है, ठीक है, कि भाई जब आप अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर न्यायालय आपको आदेश देगा, मतलब लिखा है, देखो नाम से लिखा है परमादेश, परम आदेश है। हम आदेश देते हैं कि तुम ये अपना काम करो, तुम अपना काम करो, हम ये आदेश देते हैं, हम कौन, न्यायालय। तो पहले में क्या है, सशरीर उपस्थित होना, किसी व्यक्ति की फर्जी गिरफ्तारी अगर हो गई है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत उसे सशरीर उपस्थित करवाया जाएगा। गिरफ्तारी अगर सही तरीके से हुई है तो भी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के तहत उपस्थित कराया जाएगा। याद है ना, पढ़ाया है मैंने आपको आर्टिकल 22 में कि अगर पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत हो गए, पढ़ा है आर्टिकल 22 में। पर अगर आपकी गिरफ्तारी निवारक निरोध के तहत हुई है तो क्या 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए जाओगे? क्या आपकी गिरफ्तारी निवारक निरोध के तहत होती है तो क्या 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के तहत आओगे? नहीं आओगे, नहीं कर सकते। दूसरे पॉइंट पे क्या है, अधिकार परीक्षा। अगर भैया मैं एसपी की वर्दी को धारण किया हूं, मैं जांच कर रहा हूं, तो मैं किस अधिकार से ये जांच कर रहा हूं? सेकंड नंबर है अधिकार परीक्षा। आप अपना काम किस अधिकार से कर रहे हैं? जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति आए और आपकी कार को उठाए और ले जाए लॉन्ग ड्राइव पे, तो मुझसे पूछोगे ना कि भैया तुमको अधिकार किसने दिया मेरे घर के अंदर घुसने का और चाबी निकाल के गाड़ी ले जाने का? अधिकार परीक्षा, न्यायालय पूछता है कि बताओ कि ये जो अधिकार तुमको किसने दिया है। तीसरा, आपको अपना काम करना था और आप क्या कर रहे हैं, घुइयां छील रहे हैं, तो न्यायालय तुमको आदेश देगा कि अपना काम अच्छे से करो। हम तुम्हें आदेश देते हैं, है ना। हाँ, पहले सस्पेंड करेगा फिर आपको आदेश देगा। तीसरा समझ में आ गया, परमादेश। चलो चौथा है दोस्तों उत्प्रेषण और
प्रतिषेध, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों न्यायालय ही जारी करता है। कौन जारी करता है? न्यायालय ही न्यायालय के लिए जारी करता है, न्यायालय। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध। आर्टिकल 32 में कितने प्रकार की रेट है? 5 प्रकार की है ना। 3 समझ में आ गया, चौथी समझो। चौथी, अब देखिए बात करते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचित होना। ये उच्च अदालत के द्वारा निचली अदालत, देखिए यह उच्च अदालत के द्वारा निचली अदालत के लिए जारी किया जाता है। जब यह उच्च अदालत के द्वारा निचली अदालत के लिए जारी करते हैं, ठीक है। ये कब जारी किया जाता है? यह मामले को स्थानांतरित करने, यह मामले को स्थानांतरित करने या रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। मामले को स्थानांतरित करने या रद्द करने के लिए जारी करते हैं, इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। होता दोस्तों आपके प्रतिषेध। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। ये कब जारी किया जाता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह उच्च अदालत के द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने या अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकते हैं। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। जब उच्च अदालत के द्वारा निचली अदालत को उसके क्षेत्राधिकार में रहने का आदेश देना। क्या करना? रहने का आदेश देना। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। प्रतिषेध का तात्पर्य होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। जैसे क्या है दोस्तों, हमारे क्षेत्र में निचली अदालतें हैं, निचली अदालत, सेशन कोर्ट वगैरह। सबसे पहले कोर्ट केस कहाँ जाता है? सबसे पहले केस जाता है निचली अदालत में। कहाँ जाता है? निचली अदालत में जाता है। निचली अदालत के बाद केस जाता है हाई कोर्ट में, जिसे आप उच्च न्यायालय कहते हैं, और उच्च न्यायालय के बाद केस जाता है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में। अब प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों ही न्यायालय ही जारी करता है। कौन जारी करता है? न्यायालय के द्वारा ही जारी किया जाता है, न्यायालय ही जारी करेगा। अब प्रश्न ये है कि मान के चलो कई मामलों में क्या होता है, कई मामलों में जो निचले अदालत हैं, क्या है? निचले अदालत है वो, जैसे मान लो ये निचली अदालत का ये क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार का तात्पर्य होता है जुडिशियल क्षेत्र, हर थाने का। जैसे कई बार आप यात्रा करते हो ना, तो यात्रा करते हो तो लिखा रहता है फलानी थाना सीमा प्रारंभ, लिखा रहता है थाना सीमा प्रारंभ। यहां से इसकी थाना सीमा प्रारंभ हुई, और जैसे ही आप कुछ दूर जाएंगे तो लिखा रहेगा थाना सीमा समाप्त, थाना सीमा समाप्त। तो मान के चलो अगर इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति की हत्या हो गई ना, तो ये पुलिस स्टेशन नहीं सुनेगा, ये बोलेगा हमारे न्यायिक क्षेत्र में आता ही नहीं, दूसरे जगह जाओ, बगल वाले पुलिस स्टेशन में जाओ। ऐसा ही होता है। सेम ऐसे ही न्यायालय का होता है। ऐसे ही क्या होता है? सेम ऐसे ही न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है। अब मान के चलो ये मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है ना, वो छत्तीसगढ़ से लगी हुई है। किससे लगी है? छत्तीसगढ़ को स्पर्श कर रही है। अब पता चले कोई मामला यहाँ हुआ है। कहाँ हुआ? यहाँ पर कोई मामला हुआ है, यहाँ पर कोई मर्डर हो गया, हत्या हो गई, रेप हो गया, कुछ भी हो गया। अब ये मामला कहाँ जाना चाहिए था? छत्तीसगढ़ के पास जाना चाहिए था। अब इस मामले पर सुनवाई कौन कर रहा है? एमपी हाई कोर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस बात को सुनवाई कर रहा है। कौन कर रहा है? हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। अब ये बात पता चल गई सुप्रीम कोर्ट को कि यार ये तो क्षेत्राधिकार एमपी का नहीं है, छत्तीसगढ़ का है। मामला कौन कर रहा है? मामला में सुनवाई कर रहा है मध्य प्रदेश। तो अगर प्रोसीजर चालू है, क्या है? प्रोसीजर चालू है। क्या है? प्रोसीजर चालू है। तो इस केस को यहीं पर रोक दिया जाएगा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रुको रुको रुको, और एमपी हाई कोर्ट से केस लेकर छत्तीसगढ़ को वापस भेज देंगे। इसको बोलते हैं प्रतिषेध, रोकना। आप जब गलत काम कर रहे हो, जब आप अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके दूसरे के क्षेत्राधिकार में प्रवेश करते हो, इसे बोलते हैं प्रतिषेध। जैसे मान के चलो आप घर बना रहे हो, ये रोड आपकी है ना। अब पड़ोसी यहाँ पे दीवार ऐसी खड़ी कर दे, तुम उसको रोकोगे नहीं कि भैया क्या कर रहे हो यार, तुम्हारी बगल में दीवार होनी चाहिए। तो रोकना। समझ में आ गया? तो निचली अदालत के लिए रोका जाता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिषेध। अब सेम होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है? उत्प्रेषण में केस स्वयं
न्यायालय अपने अधीन ले लेता है कि भैया मैं इसकी सुनवाई करूंगा। क्या करूंगा? मैं इसकी सुनवाई करूंगा, ना तुम सुनो ना कुछ सुनो, मैं स्वयं इसकी सुनवाई करूंगा। तो उत्प्रेषण देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रमाणित होना या सूचित होना उच्च न्यायालय उच्च अदालत के द्वारा निचली अदालत के लिए जारी किया जाता है। मामले में स्थानांतरित मतलब स्वयं ट्रांसफर कर लेना या उसे रद्द करना। क्या कर देना? उसे रद्द करने का जो अधिकार है उसे बोलते हैं उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण में या तो स्वयं ट्रांसफर कर देगा, या तो स्वयं ले लेगा, या तो पूरी तरह से मामले को ही रद्द कर देगा और वापस से बोलेगा एक काम करो छत्तीसगढ़ वापस से केस को चालू करो। तो प्रतिषेध तब जारी किया जाता है जब डिसीजन न दिया गया हो, जब निर्णय आने वाला हो, तब जारी कर देंगे प्रतिषेध। और अभी कार्यवाही चल रही है, क्या हो रही है? जब कार्यवाही चल रही है तो उस कार्यवाही को लेकर के ट्रांसफर कर देंगे कि एक काम करो छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर करो, और या तो एमपी में जो केस चल रहा है मध्य प्रदेश में उस केस को क्या कर दो, पूरी तरह से रद्द कर दो। तो ये एक न्यायालय दूसरे न्यायालय के लिए ही जारी करता है। क्या करता है? जारी करता है। प्रतिषेध मतलब होता है रोकना, केस को रोक दिया गया है कि भैया आप अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन मत करिए। एक न्यायालय दूसरे न्यायालय के लिए जारी करता है क्या? उत्प्रेषण। और जब मामला ट्रांसफर करना होता है तो क्या जारी होगा? उत्प्रेषण। कौन जारी करेगा? न्यायालय जारी करेगा। किसके लिए जारी करेगा? न्यायालय के लिए ही जारी करेगा। क्या किसी लोक सेवक के लिए जारी होगा? नहीं। तो एक न्यायालय दूसरे न्यायालय के लिए जारी करता है। तो एक न्यायालय दूसरे न्यायालय के लिए जारी करते हैं उत्प्रेषण प्रतिषेध। परमादेश किसके लिए जारी होता है? सरकारी अधिकारी के लिए। हम आदेश देते हैं तुम अपना काम अच्छे से करो। अधिकार पृच्छा, तुमने अपना अधिकार किस अधिकार के तहत किया है, इसको बोलते हैं अधिकार पृच्छा। प्रश्न पूछना, ये अधिकार किसने दिया है काम करने का। और चौथा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति की अवैध तरीके से गिरफ्तारी वगैरह हुई है तो उसे न्यायालय के सामने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, सात शरीर हमारे सामने प्रस्तुत करो। क्या करो? सात शरीर हमारे सामने प्रस्तुत करो। चलो यहाँ तक की बात क्लियर है? यह ऑडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।